नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट की बात चौपाल के साथ में आज हमारे मेहमान हैं इंद्रेश मैकुरी जी, CPI-ML से प्रदेश सचिव हैं माले पार्टी से। सर नमस्कार। सर आज विभिन्न मुद्दों पे आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। जैसे उत्तराखंड आपके सामने बना, 25 वर्ष हो रहे हैं। उत्तराखंड को जो मूल सुविधाएं मिलनी थी, वर्तमान में भाजपा की धामी जी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस भी आई है, भाजपा भी आई है। कोई जरूरी था, कोई मजबूरी था। तो आपकी नजर में क्या कहेंगे कि मतलब प्रदेश को क्या मिलना चाहिए था या क्या नहीं मिला? ये उत्तराखंड राज्य का जो पूरा आंदोलन था, और खासतौर पर 94 वाला जो दौर है, तो उस 94 वाले दौर में हम शरीक रहे। मैं स्टूडेंट था, मैं क्लास 12 में पढ़ता था, और दरअसल एक्टिविज्म की शुरुआत तो वहीं से हुई। और उस समय ऐसा लगता था कि राज्य जब बनेगा तो राज्य एक तरह से यहाँ के सारे सवालों का हल होगा। राज्य जब बनेगा तो वो एक तरह से रामबाण औषधि होगा उत्तराखंड की तमाम समस्याओं, तमाम सवालों का। लेकिन आज 25 साल के बाद हम पलट करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी अपेक्षाएं, जितनी उम्मीदें, जितनी आशाएं राज्य के साथ लगाई गई, वो तो पूरी नहीं हुई। राज्य कुछ नेताओं का, कुछ नौकरशाहों का, कुछ नए किस्म के उभरते हुए माफियाओं का, उनके चंगुल में फंसा हुआ दिखाई देता है। तो निश्चित ही ये एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जरूर बात है, जिस बात का जिक्र आपने किया कि यहाँ बहुत ज्यादा समय तक, अब तो हो गया कि ज्यादा समय बीजेपी की सरकार रही जी, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी उन्हीं के काल में बदले गए, और कांग्रेस की भी सरकार रही। और अपने अपने समय को, अपने अपने कार्यकाल को ये कह सकते हैं कि कोई भी उपलब्धि बता सकता है। आजकल वाले तो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर हो गया। वो एक ही मसले पर, एक मसले पर भी जितना विज्ञापन छापते हैं जी, तो वो विज्ञापन इतना है कि उससे आप पूरा उत्तराखंड को ढक सकते हैं उन फ्लेक्सेस। लेकिन जो हकीकत में लोगों की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए था, वो बदलाव तो नहीं आया। वो तो हम देख रहे हैं कि भाई पहाड़ के दूरस्थ हिस्सों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, और अब तो नया चल पड़ा है कि स्कूल को बंद करना है। एक जमाना था इस देश में भी और इस प्रदेश में भी ये दौर था कि स्कूल कितने खोले जा सकते हैं। अभी लगता है पिछले 5-7 साल से कि स्कूल कितने बंद किए जा सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम सवालों पर, रोजगार के सवाल पर तो लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये एक पहलू है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि ये भी विचार करने की बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, राज्य ऐसा क्यों हुआ। तो एक तो 94 का हम जिक्र करते हैं तो उसमें एक बात तो थी कि उसका एक एंटी रिजर्वेशन प्लान था। वो चूंकि यहाँ की जिस तरह की डेमोग्राफी है या जिस तरह से यहाँ आबादी है, तो चूंकि बहुसंख्यक आबादी सवर्ण है, तो इसलिए उसका एक इस तरह का प्लान रहता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये था कि उस पूरे आंदोलन में 94 का दौर चूंकि हमने अपनी आंखों के सामने देखा, तो वो पूरा आंदोलन, उसमें जो मास पार्टिसिपेशन था, उसमें जो जनता की भागीदारी थी, उसका कोई मुकाबला नहीं। बहुत ही जबरदस्त, किसी आंदोलन से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसके कॉल, जिस तरह के कॉल्स होते थे, आह्वान हुआ और एक जगह से किसी ने आह्वान किया कि कल उत्तराखंड बंद रहेगा, पूरा उत्तराखंड बंद हो जाएगा। चक्का जाम का कॉल करेंगे तो पूरा उत्तराखंड में चक्का जाम हो जाएगा। किसी आंदोलन में उसके बाद मैंने नहीं देखा पिछले 30 वर्षों में कि ऐसा होता। लेकिन उसमें एक खास तरह की अराजकता भी थी और एक खास तरह के का गैर राजनीतिवाद भी था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस आंदोलन का सबसे प्रमुख स्लोगन था ये कि वह राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब उस जमाने में तो हम ये बात नहीं समझते कि राजनीति नहीं होने का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि आप 12th में पढ़ते हैं, BA में पहुंचते हैं, तो आप कितना जान सकते हैं इतनी चीजों को। लेकिन आज जब मैं पलट करके सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि राजनीति नहीं होने का मतलब है कि जो राजनीति चली आ रही है उसी को चलने देना है। क्योंकि राजनीतिक स्पेस तो अगर आंदोलन के लोग नहीं भरेंगे तो कोई तो भरेगा। तो जिन्होंने भरा स्पेस, उनका इस राज्य से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी के आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो मैं बीजेपी के लिए केवल बीजेपी नहीं, मैं सभी पार्टियों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं दोनों बात कह रहा हूँ कि वो बीजेपी का अगर आप देखिए तो
84 में वाजपेयी जी ने कहा कि भाई ये जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो अलगाववादी मांग है। आरएसएस के लोग कहते रहे कि तो कम्युनिस्टों का षड्यंत्र है, चीन में मिला देना चाहते हैं, इसलिए मांग रहे हैं राज्य। या हमारे यहाँ जितने बड़े नेता हुए, जो भी उस दौर के बड़े नेता हैं, एनडी तिवारी जी से लेकर तमाम लोग, तो वो तो छोटे राज्यों के विरोधी थे जी। तो लेकिन अंततः जब लीडरशिप करने की बारी आई तो ऐसे ही लोगों को नेतृत्व मिला तिवारी जो बने हैं मुख्यमंत्री, जो उस राज्य के विरोधी थे जी। तो इसलिए आज के दिन पर ये राज्य ऐसा है जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, जो उन 42 शहादतों का एक तरह से मखौल उड़ाता है, उन 42 शहादतों को रिकॉग्नाइज भी एक तरह से नहीं करता। तो आज यदि ऐसी स्थिति है तो उसके कारक यही सब। मतलब जो आपके अनुसार ये जो शहीदी दिवस मनाया जाता है केवल एक ये मीडिया के लिए करा जा रहा है, उनका दिल में कोई ऐसा आघात नहीं पहुंचा आज के नेताओं को? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर ऐसा होता, अगर उनको ये महसूस होता कि वास्तव में लोग शहीद हुए हैं तो मसूरी, मुजफ्फरनगर, खटीमा, श्रीयंत्र टापू का जिक्र लोग कम करते हैं। 10 नवंबर 1995 को वो हुआ और उसमें भी 2 लोगों की शहादत हुई, राजेश रावत और यशोधा बेंजवाल की। तो इन तमाम हत्याकांडों के दोषियों को सजा मिलती। मुजफ्फरनगर कांड के मुकदमे आज भी सीबीआई की अदालत में चल रहे हैं और यहाँ जो भी लोग हैं, जो लोग वहां गवाह हैं, वो अपने खर्चे पर मुजफ्फरनगर की सीबीआई कोर्ट में जाते हैं। उन तमाम आरोपियों ने अपने मुकदमे यहां से ट्रांसफर करा करके बाहर ट्रांसफर करवा लिए और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से समय समय पर वो छूटते भी रहे, बरी भी होते रहे। और उसमें जो सबसे प्रमुख अफसर जिम्मेदार थे उसके, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, उसमें एक अनंत कुमार सिंह थे जो मुजफ्फरनगर के डीएम थे और एक बुआ सिंह थे जो डीआईजी मेरठ जोन थे उस समय, है ना। और अनंत कुमार सिंह का उस समय अखबारों में बयान छपा 2 अक्टूबर 94 के बाद। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने बयान दिया अखबारों में। उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला अकेली रात के समय गन्ने के खेत में जाएगी तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। और उसके बाद ये होता है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उन्हीं अनंत कुमार सिंह को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं। तो उनमें से किसी अफसर को सजा नहीं हुई, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें शामिल पुलिस वालों को सजा नहीं हुई। तो आज के दिन पर आप सिर्फ दिया जला करके आ जाएंगे क्योंकि उसका एक वैल्यू है लोगों की निगाह में, क्योंकि उतना भी नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो इतना ही भाव उनके मन में है। मतलब आपके कथन अनुसार जो दोषी थे वही साथ में आए और जो अलग थे वो वहीं के वहीं रह गए। जाहिर सी बात है कि जो लड़ने वाली ताकतें थी, जो संघर्ष करने वाले लोग थे या जिनकी शहादतें हुई, जिन्होंने उस पूरे दौर में दमन उत्पीड़न झेला, तो वो सारे के सारे लोग और उनका विचार भी वो एकदम हाशिए पर रहा। पिछले 25 सालों में वो और हाशिए पर धकेला जा रहा है। ऐसी इस तरह की चीजें जिसको आप सामान्य दिनों में कल्पना नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे उसको न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हो रही है। एक सवाल आपसे सर करेंगे, उत्तराखंड बने 25 वर्ष हो रहे, बहुत से मुख्यमंत्री आए, कांग्रेस के रहे, भाजपा के वर्तमान में है, तो अभी तक में तिवारी जी कांग्रेस में जो रहे, जो अपना पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सके, और कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भी अपना 4 वर्ष का जश्न मनाने चले थे और वो भी हट गए। अब वर्तमान में धाकड़ धामी जी हैं जो तिवारी जी से आगे आए हैं, पर ये आगे पीछे की एक दौड़ नहीं है, एक प्रदेश की विकास की दौड़ है। यहाँ पर जन सुविधाओं की आज का ये युवा है, उनको क्या रोजगार मिला, क्या नहीं हुआ, मतलब इसी दोनों केस में आप किस मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने विकास प्रदेश में विकास करा है? देखिए ऐसा है कि एक तो जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो अगर आप देखें तो ऐसा लगता नहीं कि उनका कोई उनके पास कोई दृष्टि है, कोई विजन है, या उनके पास मुख्यमंत्री होने की कोई स्वतंत्रता भी है, सच है। बल्कि बीजेपी में तो जिस तरह की बात है तो वहां कैसे चीजें तय होती हैं, तो अभी पिछले दिनों जगदीश धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ और एक कार्टूनिस्ट है कृतिश भट्ट, उन्होंने लिखा, वो बीबीसी में कार्टून बनाते हैं, तो उन्होंने
सोशल मीडिया में कमेंट लिखा। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो खुद को उपराष्ट्रपति समझने लगे थे। तो ये सब पर लागू होता है। जैसे ही कोई यहाँ अपने आप को सही में मुख्यमंत्री समझने लगेगा, अगले दिन वो मुख्यमंत्री रहेगा नहीं। केंद्रीय कंट्रोल इतना ज्यादा है। नहीं, अभी देखा जाए तो धामी जी तो सबके प्रिय हो रखे हैं। कहा जाता है धाकड़ धामी यूसीसी ले आए। आपने 2 जिलों को छोड़ के बाकी सब जिलों में यूसीसी लागू कर दी गई है, और बाकी आए दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही है कि धामी जी ने ये कर दिया। अभी प्रदेश में आपदा आई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये कहा कि मेरा उत्तराखंड से एक विशेष नाता है। अभी इतनी बड़ी आपदा आई, बैक टू बैक आपदा है, यानी कभी इधर बादल फट रहे हैं, कभी यहाँ फट रहा है। धराली से शुरुआत हुई, धराली से आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह हुई। प्रदेशवासियों को एक उम्मीद थी, और जो आंकलन यहाँ से करके भेजा गया आपदा के लिए कि इतना हमारा नुकसान है। विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी कहां से लटक लटक के पहुंच रहे हैं, पर केंद्रीय एक जो टीम आई यहां पर निरीक्षण के लिए कि आपदा में कितना नुकसान क्या है क्या नहीं, वो दूर से देख रहे हैं। आपने शायद मीडिया में देखा होगा कि वो दिखा रहे, वो देखो वहां पर ऐसा है, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री जी जन जन से मुलाकात करी, सबका दर्द बांटा, प्रधानमंत्री जी के आने की प्रतीक्षा हुई। क्या था क्या नहीं, एक जो आंकलन भेजा गया था शायद 5000 कुछ का भेजा गया कि इतना नुकसान हमारा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले। उसके बाद जो पैकेज राज्य सरकार को दिया गया, तो उसमें कितनी संतुष्टि मानते हैं? देखिए, पहले हिस्से में जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री तो सबके प्रिय है, मुख्यमंत्री सबके प्रिय नहीं, मुख्यमंत्री विज्ञापनों से अपनी प्रियता स्थापित कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जितना विज्ञापन उनका छप रहा है, तो उस सबसे उत्तराखंड को कई कई बार ढका जा सकता है, इतने फ्लैक्स छप गए हैं। तो वो विज्ञापनों के जरिए जो मीडिया मैनेजमेंट है, और वो मीडिया मैनेजमेंट कैसा है इस आपदा के संदर्भ में ही देखते हैं। तो थराली में जब आपदा आई और मुख्यमंत्री वहां गए, तो महिलाओं ने मुख्यमंत्री की गाड़ी घेर ली। अखबारों ने यह नहीं छापा कि मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, मुख्यमंत्री की गाड़ी छापी। अखबारों ने लिखा कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके महिलाओं से मिले। तो इससे समझ सकते हैं आप कि ये कैसे मैनेज हो रहा है। ये जो उजली तस्वीर है, ये उजली तस्वीर कैसे निकल करके आ रही है। दूसरी बात जो है कि आपदा में जो तमाम स्थितियां हैं कि क्या किया गया, तो धराली में जो स्थिति थी, हम लोग तो खुद भी अपनी पार्टी की तरफ से वहां गए, और हम 15 दिन बाद जानबूझ करके गए, पहले दिन नहीं गए। 15वें 16वें दिन हम वहां पहुंचे, आधा रास्ता पैदल चल करके पहुंचे। हम गंगनानी में रोके गए, पुलिस ने हमको रोका। पुलिस ने हमसे कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है, और एकदम पुलिस वाले अड़ गए। और ठीक उसी समय जब वो पुलिस हमको रोक रही थी, लगभग उसी समय देहरादून से जो DIPR यानी सूचना और लोक संपर्क निदेशालय है, उसका फेसबुक पेज है, उस पर लिखा हुआ था कि डबरानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू कर दिया गया है यातायात के लिए। ये उसी समय में हो रहा था जिस समय पुलिस हमको जमीन पर रोक रही थी। तो आपदा प्रबंधन की हकीकत ये दिखाई देती है। और आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कितना आपदा को लेकर के गंभीरता है कि 5 अगस्त को धराली में आपदा आई, और आज की तारीख तक थी वो जो 60, 70, 80 बॉडीज वहां दबी हुई है, उनको खोजने की कोई कोशिश नहीं हुई, उनको निकालने की कोई कोशिश नहीं हुई। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं, और वहां पर आर्मी जो बेस था वहां पर आर्मी भी मदद करी है। जो एक ग्लेशियर कनमा से ऊपर कहते थे पहले तो बादल फटा, वो बादल तो फटा ही नहीं था। सब हम तो प्रत्यक्ष देख करके आए। तो जिस सुबह हम पहुंचे 22 अगस्त को, 23 अगस्त की सुबह हमने देखा कि NDRF वाले एक जगह खुदाई कर रहे हैं, कुछ मार्ग जैसा बना रहे हैं। तो हमने जाकर के उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अभी हम निशान लगा रहे हैं, फिर JCB आएगी
और तब वो बॉडीज को निकालेगी। तो ये कौन सा दिन है जिस दिन ये ऐसा हो रहा है? ये 15वां दिन है, 15-16 दिन के बाद ये हो रहा था मार्केट। और आज भी आप बता दीजिए कि कितनी बॉडीज निकली, सरकार बताए। तो ये एक। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया कि वो हवाई निरीक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण तो नहीं हुआ, कहा गया वो तो मौसम की स्थिति को हम तो पहाड़ में थे, उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। नहीं, आगमन हुआ मैं तो जोशीमठ में मौजूद, जोशीमठ में था उस दिन, और उस दिन एकदम साफ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चलिए मान लेते हैं, है ना, कि भाई ऐसा ही हुआ। और एक स्क्रिप्टेड किस्म की मुलाकात लोगों से कराई। हाँ, वो आपदा प्रभावितों से मिले हैं, बहुत ही स्क्रिप्टेड मुलाकात, जिसमें आपदा प्रभावित और क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उसका जो सरकारी वीडियो जारी किया गया वो म्यूट वीडियो था, उसमें कोई आवाज नहीं है। और कौन लोग वहां जाएंगे इसमें भी भेदभाव किया गया। थराली के तो एक सज्जन का वर्जन सामने आया। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए रोका गया कि मेरे को बोला जा रहा है तुम कांग्रेसी हो, वहां कुछ बोलोगे। तो आपदा प्रभावित तो क्यों जाना है वहां, क्यों प्रधानमंत्री के सामने पेश करना है? तो आपदा प्रभावितों को प्रधानमंत्री के सामने पेश करके ये कहलवाना उनसे है कि वो कहे कि नहीं मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया, सिर्फ ये कहलवाने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को लेकर के आए वहां से? ये आपदा यही प्रबंधन है, आपदा का यही प्रबंधन है कि जमीन पर कुछ हो ना हो लेकिन तस्वीर अच्छी हो जाए। और जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसके बाद, तो राज्य की सरकार ने मांगा 5300 करोड़। राज्य की सरकार का ये असेसमेंट है कि 5300 करोड़ रुपए की क्षति हुई, नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए 1200 करोड़। 5300 करोड़ और 1200 करोड़ की जो दूरी है वो समझ सकते हैं। और ये तब है जब हमको पिछले कई सालों से 2016 से 17 के चुनाव से पहले से दिसंबर 2016 से प्रधानमंत्री जी ही बता करके गए कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। दिल्ली का इंजन और देहरादून का इंजन एक ही रूप रंग का होगा तो विकास बहुत तेज गति से होगा। और पूरा राज्य तबाही के कगार पर खड़ा है। पूरे राज्य के भीतर प्राकृतिक आपदाएं आई, इतनी बुरी तरह से तबाही हुई, लोगों की संख्या नहीं गिनी जा सकी, लोग निकाले भी नहीं जा सके, मलबे के इतने नीचे दबे हैं। और उसके बाद आपकी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने एक बयान जारी करा था कि विकास होगा तो थोड़ी बहुत समस्या तो होगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये जो बात आप कह रहे हैं जी, कि विकास होगा तो विनाश भी होगा। ये बहुत ही प्रचलित जुमला है जो तमाम जगह बोला जाता रहता है। प्रश्न ये है कि जिनका विकास होता है और जिनका विनाश होता है, क्या वो एक ही लोग हैं? तो ये जो विकास का यहाँ मॉडल है, हम तो लंबे अरसे से इस बात को कह रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से ये बात लगातार कह रहे हैं कि जो विकास का मॉडल यहाँ लागू है वो असल में प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए और यहाँ के आम लोगों के लिए वो विनाश का मॉडल है, वो विनाशकारी है। और वो सिर्फ बड़े कॉर्पोरेटों, बड़े ठेकेदारों के विकास का मॉडल है। तो विकास कुछ राजनेताओं का, उनके लगभग भगवे बड़े ठेकेदारों का, बड़े कॉर्पोरेट्स का होगा और विनाश आम लोगों का होगा। तो यही असल में बात इसमें है। तो इसलिए ये जो विनाशकारी विकास का मॉडल है, जो कहीं चौड़ी सड़क के रूप में है, कहीं बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में है, वो जो सड़क है तो जिसको प्रधानमंत्री जी तो कह करके गए 2016 में कि ऑल वेदर रोड हो, तो सड़क तो नई नहीं बननी थी 12,000 करोड़ रुपए से, ऑल वेदर रोड उन्होंने कहा। फिर उसको 4 धाम परियोजना कहा जाने लगा। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, जो कांग्रेस राज्यसभा सांसद थी यहाँ की पूर्व मेयर मनोहर डोगरा शर्मा जी, तो कांग्रेस ये बोल रही है कि ये उनके समय पे पार्लियामेंट में बोला गया इसे ऑल वेदर रोड का, तब वर्तमान सरकार ने भारतमाला नाम बदल दिया, जबकि ये एक से जो है ये कांग्रेस का स्टेप है। भारतमाला तो एक अलग परियोजना है जी। ये जो ऑल वेदर रोड है जिसको आज के दिन पर वो 4 धाम परियोजना कहते हैं जी, ऑल वेदर चुपचाप बदल दिया गया नाम। फिर प्रधानमंत्री के मुंह से प्रधानमंत्री के मुंह से निकलने के बावजूद ऑल वेदर चुपचाप से बदल दिया गया। अब उसका नाम 4 धाम परियोजना है। और ये कोई नई सड़क बनाने की परियोजना नहीं है। 839 किलोमीटर सड़क चौड़ा करने का प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपए से, और
सुप्रीम कोर्ट की जो ने एक कमेटी बनाई, इनिशियली प्रोफेसर रवि चोपड़ा साहब उसके अध्यक्ष थे, और उस कमेटी में सरकारी सदस्य थे, उस कमेटी में एक्सपर्ट मेंबर्स थे, और इस मामले में सरकारी सदस्यों और एक्सपर्ट मेंबर्स की राय यूनानिमस थी कि ये सड़क बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से काटी जा रही है, ये अनप्लान्ड तरीके से काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर अनप्लान्ड अनसाइंटिफिक तरीके की कटिंग के चलते 200 से ज्यादा नए लैंडस्लाइडिंग जोन्स पैदा हो गए हैं, और आज के दिन पर आप उस सड़क पर यात्रा करके देखिए तो आपको हर कदम पर लैंडस्लाइड मिलेगा। 16 सितंबर को हम लोग जोशीमठ से नीचे आना चाहते थे, नहीं आ सके क्योंकि उस दिन बारिश थी, इसलिए सारा सड़क बंद थी। 17 सितंबर को हम फिर जाम में फंसे क्योंकि उस दिन चटक धूप थी और इसलिए सड़क पर मलबा आ चुका था। उस दिन तो लोगों ने सांसद महोदय अनिल बलूनी जी का भी भागता हुआ वीडियो देखा, तो वो उसी ऑल वेदर रोड का स्लाइडिंग का वीडियो है, कोई और सड़क नहीं है। वो सड़क वैसी अगर हुई है जहां सांसद को भी जान बचा के भागना पड़ रहा है, तो उन्हीं के ठेकेदारों ने, उन्हीं के योजनाकारों ने ऐसी सड़क पैदा की है। तो ये विकास के नाम पर विनाश है, इस उत्तराखंड की तबाही की बुनियाद लिखी जा रही है इस तरह से। आजकल उत्तराखंड में यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, हाकम का आका कौन। पूर्व में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, फिर वर्तमान में धाकड़ धामी जी के कार्यकाल में पुनः हाकम की वापसी, क्या कहेंगे सर? पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, पेपर लीक का मसला तो लगातार नौजवान लोग उठाते रहे, और 2022 में हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई। हाकम सिंह रावत के बाद जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें हाकम सिंह रावत हो, वो चंदन मनराल हो, वो संजय धारीवाल हो, वो डॉक्टर RVS रावत हो, ये सारे लोग कौन लोग? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। और भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद सारे भ्रष्टाचारी वहीं मिले, सारे पेपर लीक के सरगना वहीं के थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पाक साफ, बहुत ही पवित्र पार्टी है। ये आश्चर्यजनक है। और बड़े जोर शोर से मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि सबसे बढ़िया, सबसे कठोर नकल का कानून बनाया जा रहा है। एक तो भाजपा के राज में जो बनता है वो पहली बार बनता है और सबसे जबरदस्त होता है, तो उन्होंने कहा सबसे कठोर नकल का कानून बन रहा है। 2023 में वो कानून आया। उस कानून के बाद जो सबसे पहली परीक्षा हुई, तो उस पहली परीक्षा में लोगों ने शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी, और बहुत ही हास्यास्पद जवाब उत्तराखंड की पुलिस की तरफ से आया कि सड़क में खड्डे थे इसलिए सील टूट गई। ये यहाँ, और उस कठोर कानून के बनने के बाद सबसे पहला जेल जाने वाला कोई नकल का माफिया नहीं था। सबसे पहले जेल वो नौजवान गया जिसने ये शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी, जिसने पेपर की ट्रांसपेरेंसी पर शक प्रकट किया, तो उस नौजवान की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। और ये जो हाकम सिंह है, तो हाकम सिंह जेल से कब छूटे ये किसी ने नहीं बताया। हाकम सिंह की गिरफ्तारी तो राज्य की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने गिरफ्तार किया, लेकिन हाकम सिंह जेल से कब छूटे ये किसी ने बताया? ये किसी ने नहीं बताया। और पिछले दिनों हाकम सिंह बाकायदा कुछ क्रिकेट प्रतियोगिताओं में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, उसके फोटोज हैं, वो मिल जाएंगे फोटोज भी। तो हाकम सिंह क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का इस बीच में उद्घाटन कर रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी ये बता रही है कि फिर से वो अपने पुराने धंधे में लौट चुके थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन जो UKSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा है, उसका पर्चा बाहर आ गया। उसका पर्चा सेंटर से बाहर आया, और UKSSC के चेयरमैन से लेकर के भाजपा के मंत्री और विधायक तक ये तर्क दे रहे हैं कि पर्चा इसको लीक होना नहीं कहते, ये तो केवल 3 पन्ने बाहर आए। और जितनी कहानी सुनाई जा रही है वो सारी कहानी डाउटफुल है, क्योंकि ये तो तय है कि जिसका भी नाम दिया जा रहा है वो व्यक्ति प्लान करके बैठा हुआ था कि उसको पर्चा बाहर भेजना है, बाहर से फिर पर्चे ने अंदर आना है, ये तमाम चीजें थी। तो बजाय इस बात की जिम्मेदारी स्वीकार करने के कि आपने सिर्फ विज्ञापन किया नकल विरोधी कानून का सख्त, और नकल कराने वाले अपनी जगह वैसे ही कायम हैं, और इस राज्य के पढ़ने लिखने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने वाले नौजवानों के भविष्य के साथ उत्तराखंड की ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और इसमें बस मैं इतना और जोड़ना चाहता हूं कि न केवल UKSSC का सवाल है, बल्कि हम तो ये मांग कर रहे हैं कि भाई CBI जांच होनी चाहिए इस राज्य में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सब की। और ये भी
फैसला करने की बात है, ये भी तय करने की बात है कि विधानसभा के भर्ती में गड़बड़ियों की बात सामने आई। 2 विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों ने ऑन कैमरा ये बात कही कि ये तो उनका विशेषाधिकार था कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सके, तो उनका विशेषाधिकार नहीं था, विधानसभा की बाकायदा भर्ती नियमावली है। तो लिहाजा विधानसभा की भर्ती के मामले में कुछ कर्मचारियों को आपने बाहर निकाला, लेकिन जिन्होंने उनको अपॉइंट किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये सारे भर्ती घोटालों की जब तक जांच नहीं होगी, जब तक असली दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो 2022 से लगातार उठाया जा रहा है कि हाकम सिंह तो ठीक है, लेकिन हाकम का जो हाकिम है, उसका जो आका है, वो कौन लोग हैं? उनके चेहरे पर से जब तक नकाब नहीं हटेगी तो हाकम जैसे प्यादे वो फिर खड़े करते रहेंगे और इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है कि धाकड़ धामी धाकड़ धामी धाकड़ धामी, क्या आप इन वार्ताओं से संतुष्ट हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कड़ा एक्शन लेंगे? एक्शन लेना होता या एक्शन लिया जाना होता तो सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलाया जा रहा होता, और एक्शन ले लिया गया होता तो तब ये नौबत भी नहीं आती, तब तो ऐसे हालात भी नहीं होते। तो प्रचार पर बड़ा जोर है ना, इस बात पर जोर है कि वे सारे परीक्षा केंद्रों में जैमर लगा हुआ था, जैमर लगा दिया गया और जैमर लगे हुए परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आ गया, और आप कह रहे हैं कि साहब वहां तो जैमर काम नहीं कर रहा था। तो कितने ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां लोगों को दिखाने के लिए जैमर लगाया गया? किसने ऐसे जैमर्स लगाए जो कि अपने आप में जाम थे? जैमर ही जैम था, वो नहीं चल रहा था। तो ये आपकी निर्णय क्षमता को, ये आपकी कार्य क्षमता को, ये कार्य कुशलता को और कार्मिकों के साथ आप कैसा काम लेते हैं उसको दिखाता है। और ये सिर्फ हम थोड़े कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ विपक्ष थोड़ा लगा रहा है, सत्ता के भीतर के लोग तो लगा रहे हैं। लगातार ये लड़ाई, ये रार है कि साहब अवैध खनन हो रहा है, ये कौन बोल रहा है? ये तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं। अभी मंत्री अफसर बेलगाम है, ये कौन बोल रहा है? सरकार के मंत्री कह रहे हैं। वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार की मंशा पे सवाल उठाए हैं, हाकम का आकम या फिर जो भी आप कह रहे हैं, सब उस पर सवाल उठाए जाए। यही मैं कह रहा हूं कि भाई इस सरकार की कार्यकुशलता पर सिर्फ विपक्ष नहीं सवाल उठा रहा है, इस सरकार की कार्यकुशलता पर, इनके सारे निर्णयों पर, इनके भ्रष्टाचार पर अंदर के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, भाजपा के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और ये बार बार दिखाई दे रहा है कि तमाम जगह चरम भ्रष्टाचार है। अवैध खनन का मसला तो बार बार उठ रहा है, कई सांसद विधायक अवैध खनन के सवाल को उठा चुके, कई लोग ये सवाल उठा चुके कि किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, कई सारे सत्ता पक्ष के लोग ये बात कह चुके कि किस तरह से अफसर बेलगाम है, अफसरशाही बेलगाम है। तो अफसरशाही बेलगाम रहेगी तो वो कैसे काम करेगी? अभी जो आपने कहा अफसरशाही बेलगाम है, अभी थोड़े समय पूर्व एक वीडियो वायरल होता है माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का। वो देहरादून के जिलाधिकारी को खुलेआम बोल रहे हैं कि फोन नहीं उठाया। और अभी कल की बात है, पहाड़ में भी एक जिलाधिकारी के लिए आया कि उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो आप किस उसमें देखते हैं कि मतलब जिलाधिकारी जो है उसे स्वयं क्षेत्र में छोड़ा जाए जो अपने आप कार्य कर सके, या फिर नेताओं के फोन उठा के सब चीज बात कर सके? देखिए ऐसा है कि अफसरशाही जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से कार्यपालिका के अंडर में है, उनके मातहत है, उनसे ऊपर नहीं है, तो उसको बेलगाम होने की छूट तो नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ और जिलाधिकारी के बारे में, देहरादून के जिलाधिकारी के बारे में तो ये सिर्फ ये मंत्री नहीं शिकायत कर रहे हैं, लोकसभा सचिवालय से भी चिट्ठी आई कि साहब इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से जब फोन आता है तभी ये फोन उठाते हैं, तब बड़ी मुश्किल से जाकर के फोन उठाते हैं। तो ये तो कुछ दिखाता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल है कि मंत्रियों के खासतौर पर अगर अफसर मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहे हैं तो अफसर के बेलगाम होने की बात तो है ही है, लेकिन मंत्रियों के भी नाकारा होने की बात है कि वो अफसरों से काम कराना नहीं जानते। अफसर, उनका खौफ अफसरों में नहीं है, या अफसर उनका सम्मान भी नहीं करते किस लायक हूं। तो तमाम जगह ये दोनों ही बात है, लेकिन अफसरशाही इस राज्य में समय समय पर उसका बेलगामपना जगह जगह दिखाई देता रहता है। वो मंत्रियों के फोन नहीं उठाएंगे, वो विधायकों के फोन नहीं उठाएंगे, और ये यही इकलौती शिकायत थोड़ा है कोई। अभी जो भाजपा के ही विधायक हैं खजान दास जी, तो वो डीजीपी के यहाँ गए, बोले डीजीपी ने बुलाया तो था पर डीजीपी मिल ही नहीं रहे हैं। वो
अपने लोकल पुलिस के बारे में कह रहे हैं कि वो उनका कोई अफसर सिंघम होकर के लोगों के साथ मारपिटाई कर रहा है। बंशीधर भगत वहां हल्द्वानी में थाने के सामने बैठ गए एसएसपी से, उन्होंने कहा कि तुम स्मैक बिकवा रहे हो, और एसएसपी खिसिया रहे थे। उन्होंने जगहों के नाम बताए कि स्मैक बिकवा रहे हो और पकड़ नहीं रहे हो लोगों को। तो अंततः अगर बंशीधर भगत ये कह रहे हैं कि नैनीताल जिले के एसएसपी स्मैक बिकवा रहे हैं, अब उनको पकड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा के राज में स्मैक बिक रहा है। और नैनीताल जिले के एसएसपी के बारे में तो हाईकोर्ट ने तक कहा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भरी कोर्ट में टिप्पणी की कि भाई इनको हटाया जाना चाहिए, कानून व्यवस्था के लिए इनको हटाया जाना जरूरी है। तो अफसरशाही बेलगाम है और मंत्री नाकाबिल है। अभी पुलिस महकमे पे एक सवाल अभी और उठा, तो एक लड़के को पहले निकल में से अपना पेरोल पे बाहर आया, उसने वहां पर पुलिस पे एलिगेशन लगाए हैं कि मुझे बाथरूम पिलाया गया, मुझसे ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, अगर इस तरह का कुछ भी हुआ है तो वो अमानवीय है, वो निंदनीय है, और निश्चित ही हम लोगों ने जब ये बात आई तो इसके खिलाफ ये बात कही कि भाई इसकी तो जांच होनी चाहिए, बिना जांच के तो इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। और उसमें ये भी सवाल है कि क्या वहां सीसीटीवी कैमरा था थाने में, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का 4 साल 5 साल पुराना आदेश है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे थानों में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस रिलीज करे। तो सीसीटीवी कैमरा था कि नहीं था, और इस बात से नहीं बचेंगे कि सीसीटीवी कैमरा खराब था, क्योंकि राजस्थान के 11 मानवाधिकार हनन के थाने के भीतर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है आजकल इसी समय, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार नहीं। तो ये तो जांच का विषय है और ये बहुत गंभीर आरोप है, तो ये जांच का विषय है। पुलिस जो उस व्यक्ति के बारे में कह रही वो भी जांच का विषय है। पुलिस की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि भाई पुलिस को कम से कम फेसबुक नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास बहुत और तौर तरीके हैं बात करने के लिए। और उसमें भी उत्तराखंड पुलिस ने भी, टिहरी पुलिस ने भी ये किया कि अपनी सफाई दी और उसके बाद कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करा, स्टेटमेंट जारी किया, वीडियो जारी हुआ, पहले एक दिन बयान जारी हुआ, लिखित बयान, फिर उसके बाद वो जो आरोप जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें इंस्पेक्टर का वीडियो जारी किया, उसमें कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। उसके बाद फिर जांच की घोषणा करते हुए एसएसपी का वीडियो जारी हुआ। तो ये जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से हो, ये पता चले। और इसमें सबसे अहम बात है कि भाई पुलिस को निश्चित ही कानून के दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि फला व्यक्ति अपराधी है या आदतन अपराधी है, ये भी पुलिस ने कहा कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर भी अगर कोई है तो उसको भी कानून के तरीके से ही आपको निपटना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हैबिचुअल ऑफेंडर है इसलिए हम कानून के दायरे से बाहर जाकर के इससे निपटेंगे, क्योंकि फिर तो कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिनकी है। अब वही कहें कि भाई कानून के दायरे में रह करके काम नहीं हो सकता, हमको तो उसके दायरे से बाहर जाना पड़ेगा, तो तब फिर आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कानून का पालन करे। 25 वर्ष हो गए, जैसे प्रथम सवाल था मेरा, तो आपको क्या लगता है कोई सरकार ऐसी थी जिसमें ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगा रहा, जिन्होंने एक जनहित के कार्य करे हैं? ये दो अलग अलग तरह के सवाल है जी। ब्यूरोक्रेसी में लगाम होना एक बात है जी, और जनहित के कार्य होना दूसरी बात है। प्रदेश के मुखिया का मेन कार्य यही होता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी उनके हिसाब से रहे और प्रदेश हित के कार्य में उनका सहयोग करे। ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल तो बीच बीच में रहा नहीं, कोई सरकार ऐसी रही। हाँ, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल यानी ब्यूरोक्रेसी जो भी कर रही है और जितना उसको करने दिया जा रहा है, तो वो तो ऐसा हुआ कि तिवारी जी के जमाने में भी ऐसा होता था कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल था, लेकिन बाकी नीतियों से और तमाम चीजों से हमारी असहमति थी, वो असहमति है। और उसके डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वो आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ भी कहना उनके बारे में ठीक नहीं होगा। लेकिन वहां जो कुछ भी होता था वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। अगर वो बेलगाम भी दिखती थी अफसरशाही, तो उनकी मर्जी से दिख रही थी, बिना उनकी मर्जी के नहीं दिखती। आजकल सोशल साइट में पूर्व मुख्यमंत्री हरदा बहुत एक्टिव रहते हैं, आए दिन पोस्ट है कि हमने अपनी सरकार में ऐसा करा, हमने ये करा।
तो उनकी सरकार को किस उस पे देखते हैं कि उनकी सरकार के समय पे, उनके कार्यकाल में कुछ प्रदेश का विकास हुआ? देखिए, ऐसा है कि मूल जो अंतर है, बाकी तो नीतियों पर अलग से बात करने की वो एक लंबा विषय है, लेकिन मूलभूत जो बात है कि कम से कम आप कुछ कहते तो वो बात सुनी जाती और आप इस स्थिति में हो सकते थे कि भाई मुख्यमंत्री तक आप अपनी बात पहुंचा सके, कोई भी आम आदमी। उसमें ये फर्क नहीं होता कि भाई आप पॉलिटिकली विरोधी हैं। इनके राज में, ये जो वर्तमान हुकूमत है, इनके राज में क्या बोला जा रहा है, क्या पीड़ा है, इससे पहले ये देखा जाता है कि कौन बोल रहा है। वो जो आपदा प्रभावितों के केस में भी हम देख रहे हैं कि ये आपदा पीड़ित कौन है, ये हमारी पार्टी का नहीं है तो ये प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा, तो ये ऐसा राज है। तो मोटे तौर पर हम लोग आज के दिन पर या किसी भी समय में भाजपा और कांग्रेस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में जो अंतर है, बीजेपी से इतर जो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ हम एक अलग पार्टी में हमारी मतभिन्नता, बहुत सारे सवालों पर बहुत तीखा भी मतभेद रहा, बहुत तीखे सवालात भी हुए। और लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ जो एकता या मतभिन्नता के बिंदु है वो संविधान के दायरे में है, वो लोकतंत्र के दायरे में है। और बीजेपी के साथ ये है कि संविधान और लोकतंत्र जैसी चीजों में उसका कोई विश्वास नहीं है। भले ही उसी संविधान के जरिए वो सत्ता में पहुंच रहे हैं, ये लोकतंत्र है तो उसके जरिए वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन इन सारे मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में या लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका भरोसा नहीं है। तो ये फर्क बहुत साफ। मतलब आपके अनुसार 25 वर्षों में कोई तिवारी जी जब रहे मुख्यमंत्री तब प्रदेश में थोड़ा बहुत विकास हुआ है? नहीं, मैंने विकास नहीं कहा जी। उनके मॉडल पर तो हमारी असहमति थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आज के दिन पर वो उन सबको डिफेंड करने के लिए दुनिया में नहीं है। उसके बाद जैसे निशंक जी बने, पहले खंडूरी जी आए, फिर निशंक जी आए, फिर स्लोगन आया खंडूरी है जरूरी, फिर उसके बाद सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे। तो मेरा एक कथन इतना है कि 25 वर्ष में कोई एक सरकार जिसमें प्रदेश का विकास हुआ हो, किसी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी गवर्नमेंट पे हुआ? नहीं, एक पूरे दौर में तो बड़ा समय तो हमारा मुख्यमंत्री अदलने बदलने में ही बीता। हमारा जो अधिकांश समय है वो तो मुख्यमंत्री अदलने बदलने या मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं में ही बीता। इवन तिवारी जी 5 साल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि तिवारी जी के समय सरकार अदलने, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि कई बार तो वो खुद ही सामने से कहते थे कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं जाता हूं, है ना। तो ये बड़ा समय, और असल में विकास के सबके अपने अपने पैमाने हैं। जो सत्ता में आते जाते लोग हैं वो उनके लिए दूसरा नजरिया है, हमारा नजरिया उसको लेकर के दूसरा है। हम सबसे आखिरी वाले आदमी से तय करते हैं कि उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है या लोगों को इलाज के लिए अस्पताल आने में ही कहीं से कुर्सी में बैठा करके या किसी उसमें बिठा करके लाना पड़ रहा है, तो पालकी में बिठा करके लाना पड़ रहा है, तो समझिए कि 25 साल में आप कहाँ पहुंचे। तो मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र का 4 दिन पहले का वीडियो है। आज के अखबारों में रिपोर्ट है बागेश्वर में वो एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई महीना भर पहले, सही समय पर इलाज नहीं मिला। ये सब अफसरों को दोषी ठहराया आपने, लेकिन आपकी पूरी व्यवस्था ऐसी है। वो पूरी व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी, अगर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य की नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि विकास के बाकी सारे दावे या बाकी सारे पैरामीटर्स वो कितने भी हों वो तब तक पूरे नहीं होते। तो वो तो हम कहीं भी रहते तो कुछ तो मिनिमम होता ही। उत्तर प्रदेश में भी रहते तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता, तो कुछ ना कुछ, और आंकड़ों का पेट भरने लायक विकास निकल ही आता। तो आंकड़ों के पेट भरने से लोगों का पेट नहीं भरता है, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती, ये समझने की। चलिए दोबारा मिलेंगे हमारे किसी और गेस्ट से। आज के लिए कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी जी का सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।